यादव सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है और एक्सेप्टेंस क्या है, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई मानी जाती है। मान लिया ए ने बी को प्रपोजल दिया कि तुम मेरा घोड़ा 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो या नहीं, तो बी जब ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको संज्ञापित कर देता है, उसकी सूचना दे देता है, तो ये माना जाता है कि जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हुआ। तो इसी को एक्सेप्टेंस बोला जाता है। थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं। संविदा के निर्माण में प्रस्ताव के पश्चात अगला तथा महत्वपूर्ण कदम प्रतिग्रहण या स्वीकृति का होता है। तो प्रपोजल में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस का। जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा वो करार नहीं बन सकता, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। प्रसिद्ध विधि शास्त्री एंसन ने उचित ही लिखा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक कोई राइट्स और ड्यूटीज जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। जो एक्सेप्टेंस नहीं होगी जब तक तब तक वो करार में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसके बाद ही वो करार में कन्वर्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ है। तो मतलब ये है कि जब तक हम किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो करार में कन्वर्ट नहीं होता है, कोई राइट्स और कोई ड्यूटीज हमें नहीं मिलती हैं। जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वहां पे ढेर सारी राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो हमें मिल जाती हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक हम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार की राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो नहीं मिलती हैं। स्वीकृति के बंधनकारी होने के लिए कुछ शर्तें हैं। स्वीकृति बंधनकारी कब होती है, कब ऐसा होता है कि जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया वो हम पे कुछ राइट्स और ड्यूटीज लाती है। तो सबसे पहला है स्वीकृति का संसूचित किया जाना आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है स्वीकृति के लिए, बंधनकारी होने के लिए स्वीकृति का संसूचित किया जाना आवश्यक है। जैसे ए ने बी को प्रपोजल दिया है, बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस प्रपोजल को अगर वो मन में रखेगा, ए को उस चीज को नहीं बताएगा कि हाँ मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ए को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है? तो यहाँ पे वो चीज को मन में नहीं रखनी है। स्वीकृति को जिसने आपको प्रपोजल दिया है उस तक वो बात पहुंचानी है, उससे कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है कि हाँ मैंने आपकी जो प्रपोजल था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्रपोजल को स्वीकृति को संसूचित किया जाना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति की संसूचना उस व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए जिसे स्वीकार करने का अधिकार है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जो एक्सेप्टेंस होती है हमेशा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रपोजल दिया गया है। कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती है, स्वीकृति नहीं कर सकती है, क्योंकि ए ने बी को प्रपोजल दिया है। यहाँ पे ए ने बी को प्रपोजल दिया है तो एक्सेप्ट करने का राइट जो है वो बी के पास है। अगर यहाँ पे सी पर्सन कम्युनिकेट करता है ए से और इसका जो प्रपोजल बी के पास गया है, बी के बिहाफ पे सी एक्सेप्ट करता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बी ही यहाँ पे स्वीकृति करने का अधिकार रखता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना हो सकता है कि अगर ये इसका एजेंट है और बी ने सी को प्राधिकृत किया है कि तुम मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो, सकता है, वरना थर्ड पार्टी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है या संसूचना देने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसको स्वीकार करने का अधिकार है। जैसे ए ने बी को बोला तो बी ही इसकी संसूचना देगा और बी ही उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, सी नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति का निष्कर्ष पक्षकारों के आचरण से भी निकाला जा सकता है। तो स्वीकृति का हमेशा व्यक्त होना जरूरी नहीं है, उस जो पक्षकार होते हैं उनके आचरण से भी निकाला जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव करने वाला स्वीकृति की संसूचना का अभी त्याग कर सकता है। प्रस्ताव करने वाला जो है वो स्वीकृति का त्याग कर सकता है। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं प्रस्ताव दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम इसकी संसूचना मुझे दो।
प्रस्ताव करने वाला जो है वो अपनी तरफ से इस चीज का त्याग कर सकता है कि जरूरी नहीं है कि तुम इस चीज की संसूचना मुझे दो। तो यहाँ पे अगर उसने अपनी तरफ से अभित्याग कर दिया तो बाद में वो उस चीज से मुकर नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए, बिना शर्तों के होनी चाहिए, प्रस्ताव की शर्तों के समान होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्वीकृति में। तो अगर स्वीकृति की जा रही है तो वो बिना किसी शर्त के होनी चाहिए और जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसमें जो शर्त है उन्हीं शर्तों के अनुसार उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर उसमें अलग से शर्तें ऐड कर दी जाती है तो वो प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाता है। तो यहाँ पे स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए, बिना शर्तों के होनी चाहिए और प्रस्ताव की शर्तों के समान होनी चाहिए। जैसे ए ने बी को जो प्रपोजल दिया वो किसी शर्त के साथ दिया तो बी को उन शर्तों के साथ ही उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर बी ने ए के साथ कुछ और शर्तें लगा के बोला कि नहीं ये होना चाहिए, तो यहाँ पे जो प्रपोजल है वो खत्म हो जाएगा, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फिर हमारा आता है सूचना का ढंग क्या होना चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, जब सूचना का ढंग निर्धारित हो तब स्वीकृति या संसूचना कैसी होनी चाहिए और जब सूचना का ढंग निर्धारित नहीं है तब कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला है जब सूचना का ढंग निर्धारित नहीं होता है तब क्या होना चाहिए। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रस्ताव को प्रतिज्ञा में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति उसी ढंग से की जानी चाहिए जिस ढंग से प्रस्ताव निर्धारित करता है। यदि प्रस्ताव का कोई ढंग निर्धारित नहीं है तो वह उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे कि आमतौर से होता है। उदाहरण के लिए यदि प्रस्ताव डाक से किया गया है तो कोई भी ढंग निर्धारित नहीं किया गया है तो स्वीकृति भी डाक द्वारा की जानी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपली ये बोला गया है कि जब सूचना का ढंग निर्धारित नहीं है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई तरीका नहीं बताया गया है, तो अगर किसी ने बाय पोस्ट आपको प्रपोजल दिया है तो उसको एक्सेप्ट करने का जो तरीका है वो भी बाय पोस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूचना का कोई ढंग नहीं निर्धारित है। अगर निर्धारित होता, उसमें प्रपोजल में ये बोला जाता कि आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं या आपको बाय लेटर ही मुझे ये चीज बतानी है कि मैंने आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है या नहीं। निर्धारित होता तब तो आपको वही करना है, लेकिन अगर निर्धारित नहीं है तो सिंपल से रूल जो है वो ये कहता है कि जिस तरीके से प्रपोजल आपको दिया गया है उसी तरीके से आपको प्रपोजल के एक्सेप्टेंस की सूचना भी देनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जब सूचना का ढंग निर्धारित होता है तब क्या करना है। जब सूचना का ढंग निर्धारित होता है, जब प्रस्ताव करने वाला स्वीकृति की संसूचना का ढंग निर्धारित करता है तो स्वीकृति उसी ढंग से की जानी चाहिए। यदि कोई भी भिन्नता होती है या स्वीकृति किसी अन्य ढंग से की जाती है तो स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे सूचना का ढंग निर्धारित कर दिया गया, तो भाई सिंपली यही बोल दिया गया कि हमने आपको बोला था कि आपको प्रपोजल जो है उसके एक्सेप्टेंस की सूचना हमें कॉल करके देनी थी, आपने बाय पोस्ट क्यों भेजा। अगर किसी ने बाय पोस्ट भेज दिया है तो वो वैध नहीं मानी जाएगी और ये किसी भी राइट्स और ड्यूटीज आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। अगर ये बोला गया है कि भले मैंने कॉल करके आपको बोला है कि हाँ ऐसा ऐसा मैं प्रपोजल आपको देता हूँ, लेकिन इसकी स्वीकृति की सूचना आप सोच समझ के मुझे बाय पोस्ट भेज दीजिएगा, लेकिन अगर सूचना जो है वापस से कॉल करके मुझे दे दी गई है तो जरूरी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगी और ये वैध नहीं मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सूचना का जो ढंग है वो निर्धारित कर दिया गया, तो आपको उस निर्धारित ढंग को ही फॉलो करना है। और यहाँ पे सूचना का ढंग निर्धारित नहीं है तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मैंने आपको प्रपोजल दिया है, जिस मीडियम से मैंने प्रपोजल आपको भिजवाया है, उसी मीडियम से आप मुझे एक्सेप्टेंस की सूचना दीजिए। फिर हमारा आता है स्वीकृति का समय। तो स्वीकृति जो है उसको कब किया जा सकता है और स्वीकृति किन परिस्थितियों में जो है वो समाप्त हो जाती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्वीकृति का जो समय है वो खत्म कब होता है या स्वीकृति जो है एक्सेप्टेंस जो है वो खत्म कैसे होती है। तो पहला है यहाँ पे प्रस्ताव में किसी वर्णित शर्त का पूरा होना या स्वीकृति प्रस्ताव में वर्णित ढंग से ना होना। जब प्रस्ताव में हमें कोई वर्णित शर्त दी जाती है और हम उस शर्त को फॉलो कर देते हैं तो स्वीकृति जो है वो पूरी हो जाती है, या स्वीकृति प्रस्ताव में वर्णित ढंग से ना होने पर। जब स्वीकृति में कोई जो प्रस्ताव होता है उसमें एक ढंग बताया गया है आपको और आप उस ढंग को फॉलो नहीं करते हैं तो भी वो स्वीकृति जो है वो समाप्त हो जाती है, वो एक्सेप्टेंस जो है वो खत्म हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रस्ताव में वर्णित अवधि या निर्धारित अवधि के अंदर स्वीकृति ना होने पर।
प्रस्ताव कब खत्म हो जाता है या स्वीकृति करने का अधिकार कब खत्म हो जाता है? प्रस्ताव में वर्णित अवधि, मान लिया मैंने बोला कि 5 दिन के अंदर आपको मेरे प्रपोजल का जवाब देना है, लेकिन आपने 5 दिन के अंदर प्रपोजल का जवाब नहीं दिया है, तो वो स्वीकृत करने की जो अवधि थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, स्वीकृति का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, तो स्वीकृति का समय एकदम खत्म हो गया है। फिर है अस्वीकृति या प्रति प्रस्ताव द्वारा। और स्वीकृति कब खत्म हो जाती है? जब किसी प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार आपने किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो आपको एक्सेप्ट करने का राइट जो है वो आपके हाथ से निकल गया है, और एक बार रिजेक्ट करने के बाद आप किसी प्रपोजल को वापस से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज आपको नहीं मिलेगी। या फिर आप यहाँ पे प्रति प्रस्ताव दे देते हैं। मान लिया कि कुछ शर्तों के साथ में आपको कोई प्रपोजल दिया गया है और आपने उसकी शर्तों की जगह पर अपनी कुछ शर्तें लगा के वापस से प्रपोजल जो है वो रिटर्न कर दिया है कि अगर ऐसा ऐसा रहेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट मानता हूं या फिर रिजेक्ट मानता हूं। तो यहाँ पे आपने कर दिया है प्रति प्रस्ताव, और जब प्रति प्रस्ताव हो जाता है तो वो प्रपोजल भी वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रति प्रस्ताव कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही ए बी वाला एग्जाम्पल हम सब जगह पढ़ेंगे जो बहुत इजीली समझ में आता है। ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं 500 रुपए में अपना घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम रेडी हो खरीदने के लिए? बी ने बोला नहीं, मैं 500 में नहीं खरीद सकता हूँ, मैं 400 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम बेचने के लिए तैयार हो? तो ये प्रस्ताव था 500 का और इसने वापस से प्रति प्रस्ताव दे दिया 400 रुपए का, तो ये प्रपोजल यहीं पे खत्म हो गया। कोई भी प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जो समय थी वो खत्म हो गई, एक्सेप्ट करने की जो कंडीशंस थी वो खत्म हो गई हैं यहाँ पे प्रति प्रस्ताव द्वारा। फिर आता है 4th पॉइंट, प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन के कारण। कोई प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्तावक जिसने मान लिया मैंने कोई प्रपोजल दिया, मैं पागल हो गई या मेरी डेथ हो गई, तो सामने वाला प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट भी कर लेगा तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। वैसे ही प्रस्तावक की मृत्यु के साथ भी खत्म हो जाता है और उसके पागलपन के साथ भी वो खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे है प्रतिसंग्रहण द्वारा। जैसे मैंने प्रस्ताव दिया बी को कि तो मेरा घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हो या नहीं, मैंने बाय लेटर भेजा, लेकिन मैंने उससे ही पहले कॉल करके उसको ये बोल दिया कि मैंने तुम्हें जो प्रपोजल दिया था वो मैं रिजेक्ट करता हूँ। लेटर तक पहुंचा नहीं है, उसने एक्सेप्ट किया नहीं है, उससे पहले ही मैंने अपने प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कर लिया है, उसको विड्रॉ कर लिया है कि नहीं, मुझे अपना घोड़ा नहीं बेचना है। तो ये 5 तरीके होते हैं जहां पे स्वीकृति जो है वो खत्म हो सकती है। किन कंडीशंस में स्वीकृति खत्म होती है? पहला क्या है, किसी वर्णित शर्त को पूरा करने पर, या स्वीकृति में वर्णित जो ढंग होता है उसको ना करने पर, प्रस्ताव में वर्णित अवधि या अवधि के अंदर स्वीकार न करने पर, स्वीकृति द्वारा या प्रति प्रस्ताव द्वारा, प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन द्वारा, या प्रतिसंग्रहण द्वारा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।